दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि भाई इस्लाम के मुताबिक कयामत से पहले जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा वो कौन से देश में होगा, मतलब हज़रत ईसा को आसमान से कौन से मुल्क में उतारा जाएगा, या फिर मैं ये सवाल करूं कि भाई उस देश का नाम बताइए कि जो कयामत से पहले हमारी इस दुनिया में एक अहम किरदार अदा करेगा, मतलब जो भी कयामत से जुड़ी हुई छोटी बड़ी निशानियां होंगी या फिर अलग अलग इवेंट्स होंगे उसमें इस देश का एक अहम रोल होगा। या फिर मैं ये पूछूं कि भाई एक ऐसे देश के बारे में बताइए कि जिसके बारे में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अनगिनत पेशनगोइयाँ मतलब के भविष्यवाणियाँ की हैं। तो दोस्तों, मेरे इन सारे ही सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब है मुल्क शाम यानी कि आज का सीरिया देश। वैसे तो दोस्तों, दिलचस्प बात ये भी है कि जिस तरह से सीरिया का फ्यूचर मतलब कि मुस्तकबिल काफ़ी अहम और असरदार होने वाला है, बिल्कुल वैसे ही इस देश का इतिहास भी काफ़ी असरदार, अहम और सुनहरा रहा है। मगर न जाने क्यों इस देश के प्रेजेंट पर किसी की नज़र लग गई है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी दौर में अमीरी, खूबसूरती और ताकत की अलामत समझा जाने वाला ये सीरिया आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ मलबे के ढेर में बदल चुका है। हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि अगर मैं ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि सीरिया आज के दौर में दुनिया का सबसे बदनसीब देश है और इसमें रहने वाले लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा मजलूम लोग हैं। सीरिया के हालात कैसे हैं, वहाँ का मंजर कैसा है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के दौर में सीरिया को पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब कहीं पर कोई आपदा आती है, कहीं पर कोई जंग छिड़ती है, मतलब कुछ भी बुरा होता है जिसकी वजह से किसी इलाके में बर्बादी हो जाती है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल सीरिया की तरह हो गया है। पिछले चंद सालों के अंदर ही सीरिया में लगभग 5 से 6 लाख लोगों की जान जा चुकी है। लाखों की तादाद में लोग भूखे हैं और 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं, मतलब बाहर से मदद आती है तब उनके पेट में खाना पहुंच पाता है। सीरिया की आधी से ज्यादा आबादी तो बेघर हो चुकी है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर सीरिया में ये सब कुछ हुआ क्या है? आखिर चंद सालों के अंदर सीरिया कैसे बर्बाद हुआ, किसने बर्बाद किया और क्यों बर्बाद किया? तो चलिए आज की इस वीडियो में अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही नज़र डालते हैं सीरिया देश के पिछले कई सालों के, या ये कहिए कि सैकड़ों और हज़ारों साल के इतिहास पर। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी ज़रूरी है कि आज के दौर में हम लोग मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देशों के जो नक्शे देखते हैं वो दरअसल कोई ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 60, 70 या फिर हद में हद 100 साल पुराने हैं। और ये सिर्फ वही नक्शे हैं कि जिनको ब्रिटिश एम्पायर या फिर फ्रांस ने बनाया था। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और स्पेशली मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी कि सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब और उससे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता है कि जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही होती है कि जो आज के दौर में लेबनान कहलाता है, फिलिस्तीन कहलाता है और तो और जॉर्डन भी कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में इस सारे ही इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम के पर्सपेक्टिव से तो क़यामत की बहुत सारी निशानियां इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी देश के मशहूर शहर दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार पर होगा। हज़रत इमाम मेहदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहाँ पर पहुँचकर वो मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे। याजूज माजूज और दज्जाल जैसी जो भयानक और ख़तरनाक ताकतें होंगी वो भी इसी इलाके में आकर ही दम तोड़ेंगी। ये इलाका इस्लाम के नज़रिए से कितना ज़्यादा अहम है, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से ये भी फरमाया था कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर नहीं है। यही वजह है कि आज के बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिडिल ईस्ट में ये जितना भी फसाद चल रहा है और मुस्लिम दुनिया ये जो अपना बुरा दौर देख रही है, इसके पीछे एक बड़ी वजह सीरिया में होने वाला फसाद भी बताते हैं। फिलहाल दोस्तों, मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर इलाकों की तरह किसी दौर में ये पूरा इलाका साइरस द ग्रेट के पर्शियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट का दौर आया, उसने इस इलाके को फतह किया। उसके बाद रोमन्स का दौर आया और रोमन्स ने भी इस इलाके पर लंबे वक्त तक राज किया। और फिर दौर आ चुका था मुसलमानों का, जब मुसलमानों ने 634 ईस्वी से लेकर 638 ईस्वी के बीच में इस पूरे इलाके में अपनी कैंपेन शुरू की। मुस्लिम इतिहास के सबसे मशहूर कमांडर यानी कि हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में फाइनली मुसलमानों ने इस इलाके को फतह कर लिया।
खिलाफत राशिदा के बाद जब सल्तनतों का दौर शुरू हुआ तो मुसलमानों की पहली ही सल्तनत यानी कि सल्तनत बनु उमैया ने इसी इलाके के शहर के जिसको दमिश्क के नाम से जाना जाता है उसको अपनी राजधानी बनाया। हालांकि बनु उमैया के बाद जब दूसरी सल्तनत आई यानी कि सल्तनत बनु अब्बास तो उन्होंने अपनी राजधानी दमिश्क की बजाय बगदाद को बनाया। मुल्क शाम का ये पूरा इलाका ईसाइयों और मुसलमानों के बीच होने वाली उन जंगों का भी मैदान बना कि जिनको आज के दौर में हम लोग क्रूसेड वॉर या फिर सलीबी जंगों के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फिर मंगोलों का दौर आया। मंगोलों ने 1240 से 1250 के दौर में इस पूरे इलाके पर बार बार हमले किए, मगर उन लोगों को कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई और ना मिलने की वजह थी ममलूक सल्तनत के जो उस दौर में इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर रही थी। अगली कुछ सदियों तक ममलूकों ने ही इस इलाके पर राज किया, मगर फिर 1516 के वक्त में सल्तनत उस्मानिया ने न सिर्फ इस इलाके पर बल्कि पूरी ही ममलूक सल्तनत पर कंट्रोल हासिल कर लिया था और फिर 1516 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इस इलाके पर सल्तनत उस्मानिया का ही राज कायम रहा। हालांकि एक बार इस इलाके में बगावत भी हुई थी, मगर उसको उस्मानियों की तरफ से कुचल दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सल्तनत उस्मानिया की हार हुई और वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई तो ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस ने सल्तनत उस्मानिया के सारे इलाकों को आपस में बांट लिया। आज के दौर में जिस पूरे इलाके को हम लोग सीरिया बोलते हैं ये सब फ्रांस के हिस्से में आया। इसके बाद वक्त वक्त पर सीरिया के अंदर से ऐसी ताकतें भी उठना शुरू हो गईं कि जिन्होंने फ्रांस से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, मगर ज़्यादा कुछ हो ना सका। 1936 आते आते तो फ्रांस ने परेशान होकर आज़ादी पर बातचीत करना भी शुरू कर दी, मगर दोस्तों ये सारी आज़ादी वगैरह सिर्फ नाम की ही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर आते आते तो एक बार फिर से फ्रांस का पूरी तरीके से इस इलाके पर कंट्रोल हो गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे और सीरिया के लोग दुनिया के बाकी इलाकों की तरह हर हाल में आज़ादी ही चाहते थे। इसीलिए फाइनली 1946 में सीरिया को आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी तो मिल गई, मगर ये देश कभी स्टेबल ना हो सका अगले कई सालों तक, या ये कह सकते हैं कि अगले कई दशकों तक राजनीतिक तौर पर ये उथल पुथल का शिकार रहा। एक के बाद एक मिलिट्री coup हो जाते थे, यानी फौज बगावत करके हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया करती थी और इतनी बार coup हुआ कि शायद इस पूरे एरिए में या ये कहिए कि दुनिया के बहुत कम ही देशों में इतने ज़्यादा मिलिट्री coup देखने को मिले हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि सिर्फ एक साल के अंदर ही मिलिट्री की तरफ से 3-4 बार तख्ता पलट कर दिया गया। फिलहाल 1948 में जब इजराइल ने अपने बनने का ऐलान किया तो आसपास के बाकी अरब देशों की तरह सीरिया ने भी उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और जाहिर है इस जंग में तो अरब देशों को नाकामयाबी मिली थी, तो ये चीज़ भी सीरिया के अंदर उथल पुथल की एक बड़ी वजह बनी थी। वैसे दोस्तों अगर इतिहास पर नज़र डाली जाए तो इजराइल के साथ अरब देशों ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं लगभग उन सारी ही जंगों में न सिर्फ सीरिया भी शामिल रहा बल्कि सबसे आगे आगे रहा, अब वो चाहे 48 की हो, 67 की हो या फिर 73 वगैरह की हो। फिलहाल एक लंबी उथल पुथल के बाद आखिरकार सन 1971 में सीरिया की बागडोर हाफिज अल असद के पास आई। वैसे तो इनका बैकग्राउंड भी एक मिलिट्री से ही था और इनको भी ये हुकूमत एक मिलिट्री coup यानी कि तख्ता पलट के जरिए से मिली थी, मगर हाँ इनका ये तख्ता पलट बाकी से अलग था क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था और उसके बाद इन्होंने ही सीरिया की बागडोर को अगले लगभग 30 साल तक मतलब अपनी मौत तक संभाले रखा था और फाइनली सन 2000 में इनकी मौत हो गई थी। हाफिज अल असद की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उनके बाद उनका बड़ा बेटा सीरिया की गद्दी को संभाले, मगर 1994 में एक खतरनाक एक्सीडेंट की वजह से उस बड़े बेटे की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब उनका एक दूसरा बेटा कि जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखा करता था और लंदन में मेडिकल की पढ़ाई किया करता था, उसको फौरन सीरिया वापस बुलाया गया और जब 2000 में हाफिज अल असद की वफात हुई तो उस बेटे को ही सीरिया की गद्दी पर बैठाया गया। अब क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई की थी तो इसीलिए सीरिया के आम लोगों ने उस बेटे का नाम हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर रख दिया, मतलब उसको डॉक्टर के नाम से ही जाना जाने लगा। और जानते हैं कि हाफिज अल असद का वो बेटा कौन है, तो वो बेटा कोई और नहीं बल्कि वही है कि जो आज तक सीरिया की बागडोर को संभाले हुए है और जिसको हम सब लोग बशर अल असद के नाम से जानते हैं। वैसे तो सन 2000 के बाद दुनिया के बाकी बहुत सारे देशों की तरह सीरिया की राजनीति में भी या फिर सीरिया के आम लोगों की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते रहे, मगर असली कहानी का आगाज हुआ सन 2011 से। 2011 में हुआ ये कि अफ्रीका का एक देश कि जिसको हम लोग ट्यूनीशिया के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वहाँ की हुकूमत के खिलाफ आम लोगों का एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था कि जो तेज होता चला गया और नतीजे में वहाँ की हुकूमत तक को उखाड़ फेंका।
वेस्टर्न मीडिया ने इस पूरे मामले को अरब स्प्रिंग का नाम दिया, न सिर्फ नाम दिया बल्कि इसको खूब बड़ा चढ़ा कर दिखाया और इस तरह से प्रेजेंट किया कि मानो ये एक क्रांति है, ये एक रेवोल्यूशन है कि जो पूरे अरब वर्ल्ड में फैलेगा और पूरे अरब वर्ल्ड के लोग अब बदलाव चाहते हैं, यानी अपनी पुरानी हुकूमतों को पलटना चाहते हैं। वेस्टर्न मीडिया अपनी इस चीज में कामयाब भी हुआ क्योंकि ट्यूनीशिया के बाद इसका सीधा सा असर इजिप्ट में दिखाई दिया। वहां पर भी आम लोगों ने अपनी पुरानी हुकूमत को उखाड़ फेंका और उसके बाद इसकी आग लीबिया तक पहुंची। लीबिया में भी पिछले कई दशकों से चला आ रहा मुअम्मर गद्दाफी का राज खत्म हो गया। जाहिर है जब इन सारे देशों में बारी बारी से ये सब कुछ हो रहा था तो इन सारी चीजों की खबरें और इन सारी चीजों की तस्वीरें सीरिया भी पहुंच रही थीं। तो जाहिर है सीरिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग कि जो एक लंबे वक्त से राज करने वाली इस फैमिली को पसंद नहीं किया करते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और शुरुआत हुई दीवार पर लिखे गए उस सेंटेंस से कि जो उस दौर में एक स्कूल के बच्चे ने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि ए डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है। जैसा कि आपको याद होगा मैंने शुरू में ही बताया था कि सीरिया के अंदर डॉक्टर बशर अल असद को ही कहा जाता है। हुकूमत जो पहले से ही बाकी अरब देशों में होने वाले तख्ता पलट से अच्छी तरह से वाकिफ थी, उसने इस पूरे मैटर को सीरियसली लिया और अपने विरोधियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लेकिन असद हुकूमत ने जैसे जैसे इन प्रोटेस्ट और इन विरोध को दबाने की कोशिश की और लोगों पर जुल्म और सितम किया या उनको दूसरी तरीके से धमकाया, वैसे वैसे अब हालात और भी ज्यादा खराब होते चले गए। वो प्रोटेस्ट के जो एक छोटे से इलाके से शुरू हुए थे, अब वो दमिश्क और इस तरह के बाकी जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उन सब में भी फैल चुके थे। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि असद गवर्नमेंट ने अपना वजूद बचाने के लिए सेना ही उतार दी। सेना उतारने का सीधा सा मतलब था कि आम लोगों पर जुल्म सितम करना और अगर जरूरत पड़े तो उनको खत्म भी कर देना। इसीलिए जब आम लोग सड़कों पर आए तो अब उनका सीधा मुकाबला एडवांस हथियारों और टैंक वगैरह से होने लगा। जब बेशुमार आम लोगों की मौत होने लगी तो अब सेना के ही एक गुट ने सेना से ही बगावत कर डाली, यानी उन्होंने अब अपना एक अलग ग्रुप बना लिया और उन लोगों के साथ मिल गए कि जो असद हुकूमत का विरोध कर रहे थे और इन लोगों ने अपना नाम रखा FSA मतलब कि फ्री सीरियन आर्मी। और इस तरह से अब दोनों ही ग्रुप हथियारों के साथ एक दूसरे के आमने सामने आ गए और सीरिया के अंदर आगाज हुआ एक सिविल वॉर का। और हद तो तब हो गई कि जब बाहरी ताकतों मतलब कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने SFA मतलब सीरियन फ्री आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन लोगों को एडवांस हथियार दिए और फौरन ट्रेनिंग वगैरह भी देना शुरू कर दी, क्योंकि जाहिर है ये सारे देश तो एक लंबे वक्त से ही असद गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते थे और अब उनको वो मौका मिल चुका था। यूरोपियन ताकतों ने जब असद के विरोधियों का साथ देना शुरू किया तो अब इसमें ईरान की भी एंट्री हुई और उसने पैसे और हथियारों से असद गवर्नमेंट की भरपूर मदद की। और तो और लेबनान में मौजूद जो ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है मतलब हिजबुल्लाह, उसने तो अपने लड़ाके भी उतार दिए। और इस तरह से अब सीरिया का ये पूरा एरिया हमारी दुनिया की एक खतरनाक जंग का मैदान बन गया। एक ऐसा मैदान कि जिसमें चाहे कोई भी ग्रुप किसी भी ग्रुप पर बढ़त बनाए, चाहे कोई भी किसी पर बाजी मारे, मगर सबसे ज्यादा इस जंग में अगर कोई पिस रहा था तो वो थी बेगुनाह और आम सीरिया की जनता। दोस्तों पूरा सीरिया जब सिविल वॉर की चपेट में आया और वहाँ पर हालात काफी अनस्टेबल हो गए तो इसका फायदा एक और ताकत ने उठाया। वो ताकत थी ISIS की, जो पहले तो इराक में मौजूद था मगर सीरिया के जब बुरे हालात देखे तो मौका पाकर वहाँ पर भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिका जो इराक में इसी ग्रुप से लड़ने के लिए आया था वो भी इसका पीछा करते करते सीरिया में भी पहुंचा। हालांकि सीरिया में उसने अटैक वगैरह किसी और पर नहीं किए बल्कि सिर्फ इसी ग्रुप को ही टारगेट किया। इसके बाद सीरिया की इस जंग में एक और ग्रुप की एंट्री हुई। ये दरअसल कुर्दों का वो ग्रुप था कि जो पहले तो ISIS से अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा था और बाद में तुर्की से लड़ने लगा। तुर्की से लड़ने की वजह यह है कि क्योंकि तुर्की कुर्दों के इस ग्रुप को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और उसके मुताबिक ये अपना कुर्दिस्तान बनाने के लिए तुर्की को तोड़ना चाहते हैं। उसके मुताबिक ये सभी आतंकवादी हैं, जिसकी वजह से वो सीरिया के अंदर घुसकर वक्त वक्त पर एयर स्ट्राइक्स वगैरह भी करता रहता है। सन 2023 में भी, इवन अभी जब फिलिस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है, इसके दौरान भी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि सीरिया के अंदर घुसकर तुर्की ने एयर स्ट्राइक्स वगैरह की हैं। तो जब भी इस तरह की न्यूज आती है तो वो दरअसल कुर्द लोगों के इन्हीं ग्रुप पर एयर स्ट्राइक करता है। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस जंग में बशर अल असद की जो पार्टी थी वो काफी पिछड़ना शुरू हुई तो उसकी मदद के लिए एक और नई ताकत ने इस जंग में एंट्री मार दी। हम कह सकते हैं कि इस एंट्री से ही इस जंग का पासा पलट गया, क्योंकि ये ताकत थी रशिया कि जिसने भरपूर तरीके से बशर अल असद का साथ दिया और बशर अल असद की गवर्नमेंट की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली।
آج کے دور میں اگر سیریا کے اندر بشر الاسد کی حکومت باقی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ رشیا ہی ہے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کی وجہ سے بشر الاسد کی پارٹی یہ وار جیت بھی چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ 2023 کی رپورٹ کے مطابق آلریڈی بشر الاسد کی جو آرمی ہے وہ سیریا کے زیادہ تر حصے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر چکی ہے، اور جو مین ورودی گروپ تھا وہ لگ بھگ ختم ہی ہو چکا ہے، جبکہ باقی بچے ہوئے کچھ حصے پر کردوں کا راج ہے، اور ترکی بھی اپنے بارڈر کی طرف سے سیریا میں کچھ حد تک گھس چکا ہے۔ مطلب اس نے ایک پٹی کی طرح بفر زون بنا رکھا ہے تاکہ ان کردوں سے نپٹا جا سکے۔ سالوں چلی یہ جنگ ابھی تک ختم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس جنگ کو چاہے کوئی بھی جیتا ہو کوئی بھی ہارا ہو، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ اس جنگ نے سیریا کو برباد کر دیا، سیریا کا ایسا حال کر دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا میں تباہی اور بربادی کی مثال بن گیا۔ اس جنگ میں سیریا نے کیا کھویا، اگر 2021 کی ہی ایک رپورٹ کی بات کر لوں تو لگ بھگ 6 لاکھ کے قریب لوگوں کی جان چلی گئی، جبکہ 93 لاکھ لوگوں کے کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، 45 لاکھ تو بچے ایسے ہیں کہ جن کو کئی دن بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ سیریا کی کرنسی اپنے سب سے نچلے استر پر چلی گئی، 90 لاکھ کے قریب لوگ غریبی ریکھا کے نیچے چلے گئے، 55 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو آس پاس کے دیشوں میں چلے گئے اور وہاں ایک شرنارتھی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ 60 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو شرنارتھی کی زندگی سیریا میں ہی گزار رہے ہیں۔ مطلب ان کو اپنا پشتینی گھر بار چھوڑ کر، یا یہ کہیے کہ ان کا گھر بار برباد ہو گیا، اب ٹینٹ وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پر رہنا پڑا۔ اس کے علاوہ UN کی ایک رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ حالات اتنے زیادہ برے ہو گئے تھے کہ لاشوں کو گننا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو دوستو یہ تھی سیریا کی پوری داستان، اور اگر آپ لوگ بالکل اسی طرح سے اسی انداز میں کسی دوسرے دیش کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس کا نام کامنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔